Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मुगल एम्पायर। आज हम लोग मुगल एम्पायर जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुगल एम्पायर के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। उसके बाद आज हम लोग हुमायूं के बारे में भी जानेंगे, बाबर और हुमायूं के बारे में। आप देखिए इसे, बाबर के अन्य पूर्वज यानी 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1494 यानी 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। यानी वो किस गद्दी पर बैठे? फरगना की गद्दी पर। जब उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, फरगना मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया गया। कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में। किसका उत्तराधिकारी बनाया गया? अपने पिता का। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। एक दो बार नहीं, 5 बार आक्रमण किया। पहले वो कहाँ थे? फरगना में थे 1494 में। उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, हम लोग आगे जान लें। 5वें अभियान में उन्होंने यानी उसने, यहाँ देखिए, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। यानी जो 5वां अभियान था 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इब्राहिम लोदी का हार का सामना करना पड़ा किससे? तो बाबर से। लेकिन निर्णायक लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 को आगरा के निकट गांव कनवा में लड़ी गई थी। जो निर्णायक, देखिए, इसमें तो इब्राहिम लोदी हार गए, 1526 में बाबर की जीत हुई। उसके बाद 16 मार्च 1527 को आगरा के निकट गांव कानवा में लड़ी गई लड़ाई जो थी वो किसके बीच थी? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा मेवाड़ का राजा था। वह उस समय के सबसे महान राजपूत थे। इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हो गई। यानी 16 मार्च 1527 को जो आगरा के निकट गांव कानवा में लड़ी गई थी लड़ाई, उसमें राणा सांगा की हार हो गई। ओके, हम लोग आगे जान लें। इसके बाद बाबर उत्तर भारत का मालिक बना। यानी उत्तर भारत का मालिक बन गए। वो तो इब्राहिम लोदी को हरा दिए, उसके बाद राणा सांगा को हरा दिए। इस प्रकार उसने पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1528 ईस्वी में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया। किसे पराजित किया? चंदेरी में राजपूतों को। इस तरह उन्होंने पूर्णिया, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। यहाँ आप क्या समझे? क्या जानकारी आपको हासिल हुआ? उत्तर भारत का मालिक कब बाबर बन बैठे? तो जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, इसके साथ साथ उन्होंने राणा सांगा को हराया और 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया और पूर्णिया, दिल्ली, बिहार तक और गंगा के मैदानी भागों तक उनका नियंत्रण स्थापित हो गया और 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग आगे जान लें। बाबर ना केवल एक शानदार सैन्य सेनापति था, ठीक है, यह भी आप जान लें, वो सैन्य सेनापति तो थे ही, बल्कि तुर्की में उत्कृष्ट शैली के कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा, जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि तुजुक ए बाबरी की रचना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ये क्या है? तो ये आत्मकथा है और किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। आप आगे जान लें। अब हम लोग जानेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे।
और 1530 से 1556 तक उनका शासन था। बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं अपनी मृत्यु के बाद राजा बन गए। यानी बाबर की जब मृत्यु हुई तो बाबर के जो सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं, वो राजा बन गए। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने प्रत्येक ब्रदर्स को यानी प्रत्येक भाइयों को एक प्रांत दिया। हुमायूं गुजरात और मालवा के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। जो गुजरात क्षेत्र था और मालवा का क्षेत्र था, उन्होंने जीत हासिल की। हम लोग आगे जान लें। लेकिन वह 1539 ईस्वी में, यहाँ भी अब ध्यान दें, 1539 ईस्वी में चौसा में शेरशाह सूरी और 1540 ईस्वी में कन्नौज में हार गए। किससे हार गए? शेरशाह सूरी से हार गए। इन पराजयों के बाद ये जो उनकी डिफीट थी, उनकी जो हार थी, भारत में मुगल साम्राज्य अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। हुमायूं को लगभग 15 वर्ष फारस यानी ईरान में जो निर्वासन में बिताने पड़े। यानी वह यहाँ से चले गए ईरान में उन्हें रहना पड़ा। और इस दरमियान इस अवधि में उनका शासन नहीं रहा। किसका शासन रहा? तो शेरशाह सूरी का। हम लोग आगे जाने। शेरशाह के उत्तराधिकारी कमजोर और अक्षम थे। शेरशाह के जो भी उत्तराधिकारी थे वो इतने मजबूत नहीं थे। हुमायूं ने इसे दिल्ली के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा। जब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, तब हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विजय प्राप्त की जाए। ईरान में हुमायूं को फारस ईरान में सफाविद राजा से सहायता प्राप्त हुई। 1555 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन अगले ही साल उनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। यानी हुमायूं की मौत कैसे हुई? तो जो लाइब्रेरी था किला का यानी फोर्ट का, उसकी सीढ़ियाँ थी, उनसे जब वो गिरे तो उनको काफ़ी चोट लगी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग आगे जान लें। हुमायूं एक योग्य सैनिक परंतु एक गरीब सेनापति थे। वो सेनापति अच्छे नहीं थे, सैनिक अच्छे थे, परंतु सेनापति अच्छे नहीं थे। अगर किसी भी राजा का सेनापति अच्छा ना हो तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उसे युद्ध तो हारनी ही पड़ती है। उनके पास राजनीतिक ज्ञान और सैन्य दूरदर्शिता का अभाव था, यानी फोरसाइट नहीं था। उनके पास जो पॉलिटिकल नॉलेज और जो सोल्जर फोरसाइट होना चाहिए, इसमें क्या था? लैक था, यानी काफ़ी कमी थी। वह निर्णय से भी पीड़ित थे, वो सही रूप से निर्णय नहीं ले पाते थे। उनकी राजनीतिक गणना अदूरदर्शी और दोषपूर्ण थी। इस कारण से हुमायूं का शासन बहुत दिनों तक नहीं रहा। ठीक है, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।